हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब और फ्रॉम लाहौर जनाब असद काजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी अस्सलाम। देख रहे सुनने वालों को भी सलाम। वालेकुम सलाम। दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले तो ये है इफ्तिखार भाई कि अपोजिशन को ये जो रास्ता है किसने दिखाया है? क्या पीटीआई की जो गवर्नेंस है वो नहीं हुई 2-2.5 सालों में, इसलिए अपोजिशन को ये लीड मिल गई है कि वो इस किस्म के जलसे करे और हुकूमत गिराने की कोशिश करे? आप क्या कहेंगे? ये इस बात की मैं तायीद करता हूं, बल्कि मैं तकरीबन हर प्रोग्राम में ये बात होती है, जब भी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात होती है या गवर्नेंस के हवाले से बात होती है, तो इमरान खान का ये एक फेलियर है कि आप जो कॉमन पर्सन है, देखें ग्लैमर अपनी जगह है, वो जो कॉमन पर्सन है वो तो महंगाई से परेशान है। अंडे 200 रुपए दर्जन हो गए हैं और गंदम अभी तक वो मार्केट में उस रेट पे नहीं मिल रही, चीनी उस रेट पे नहीं मिल रही। हम बातें सुन रहे हैं और रोज एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं। ब्यूरोक्रेसी इसकी इमरान खान खुद कह चुका है, कल जो उसने इंटरव्यू दिया है उसमें ये कहा है कि उसने जो ब्यूरोक्रेसी एक सियासत ज़दा हो चुकी है, लेकिन सियासत ज़दा अब 2.5 साल हो चुके हैं, अब तक उसको इसको सियासत ज़दगान को साफ कर लेना चाहिए उसमें से। दूसरा जो परफॉर्मेंस है उसकी जो चीफ मिनिस्टर की है वो बड़ी पैथेटिक है। अब उसको अभी तक चीजों की समझ नहीं है, ना उसका कोई कंट्रोल है। मैंने आगे भी आपको कहा था कि 36 अजला हैं पंजाब के, तो उसमें के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और उसके जो डीपीओज हैं उनको पोर्टल के साथ अटैच कर लेना चाहिए, और जो मंडी से जो खेत से मंडी से और फिर कंज्यूमर जो सब्जियां मिलती हैं उनका जो डेली बेसिस पे एक वहां पे बोर्ड बना लिया जाए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी में, जो ऑब्जर्व करे इस चीज को। अब देखें वो अब तो फौरन पता चल जाता है, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने 10 दुरुस्त दाम के नाम से एक शुरू किया, हमें पता चल जाता है कि मार्केट का क्या रेट है, और ये डे बाय डे जो मिडिल पर्सन है उसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये गवर्नेंस एक ऐसी चीज है जो जिसकी वजह से इमरान खान जो है नेक्स्ट इलेक्शन जीत सकता है, अदरवाइज इसके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अब ये इसी को देख लें गवर्नेंस के हवाले से, इस पीडीएम के जलसे को। इस पीडीएम के जलसे में पहले तो 3-4 दिन ये बिल्कुल इसको 2 घंटे के जलसे की खातर 3-4 दिन मीडिया हाइप क्रिएट की गई और गवर्नमेंट की तरफ से की गई, और पुलिस जो है वो उसने पता नहीं कि 100 के करीब कंटेनर लगा दिए हैं, जिस तरह पता नहीं कोई सैलाब आ रहा है इंसानों का। जबकि आपने देखा होगा कि ये कासम बाग इटसेल्फ जो है मोहम्मद बिन कासिम के नाम से वो बना हुआ है, स्टेडियम बना हुआ है, उसमें कोई इतनी तादाद नहीं है, 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार बंदा भी आ जाता तो कोई मसला नहीं था। उतने यूसुफ जरा गिलानी के बच्चों को अरेस्ट करके फिर उन पर मुकदमा दर्ज करा के फिर लोगों को घरों से उठा के तो वो इस जलसे को कामयाब किया है। और ये अभी जब इफ्तिखार भाई जलसे जो भी अब तक जलसे हुए हैं उनमें जो बयानिया था वो एक ही है। आज भी मरियम नवाज साहबा ने भरपूर तनकीद जो है वो फौज पर की है, मौलाना साहब ने किया है। उन्होंने कहा दो बंदों पे जब उनसे कहा गया ना कौन से, 2 बंदे, वो जनरल बाजवा और फैज अमीर, अब उन्होंने कैटेगोरिकली ठीक है वो 2 बंदे जो हैं अपना चौधरी साहब वो सरबराह है 2 बड़े अदारों के। जी मैं वही तो कह रहा हूं ना कि वो एक्चुअली वो जो पहले कहते थे ना कि कोर कमांडर्स की और इनके दरमियान फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसने थोड़ा सा ट्विस्ट लेने की कोशिश की है। लेकिन अब देखें कि जनरल बाजवा और फैज अमीर दोनों 2022 में रिटायर होंगे जाके नवंबर के एंड पे, तो अब ये उस वक्त इलेक्शन नया तैयार हो रहा होगा, तो ये तो दोनों उसको बहुत दुखेंगे। और ये दूसरे जो बात ये कर रहे हैं, जो बयानिया कश्मीर के हवाले से, जो इसराइल के हवाले, आज इसराइल की भी उसने बात की है, हालांकि फॉरेन मिनिस्टर जो है ओआईसी कॉन्फ्रेंस होकर आया और कश्मीर के हवाले से उस अगरचे वो एजेंडे पर नहीं था, तो उसने 57 कंट्रीज ने यूनानिमसली ये डिसीजन दिया कि जी ये जो इंडिया जो वहां पे 370 या 35 एक जो और खत्म किया, या सिटीजन एक्ट जो है वो करने की कोशिश कर रहा है और वहां पे जो मुसलमानों को अकलियत बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें यूनानिमस रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक फतह बनती है, ठीक है ना। तो ये जो इसराइल को अब उसमें प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इमरान खान ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जब तक हम फलस्तीन की रियासत जो है उसको तस्लीम नहीं किया जाता
दो रियासतों का जो कंसेप्ट है, जो बाइडेन ने भी ये पहले ऐसे जब वाइस प्रेसिडेंट था डेमोक्रेट्स का, उसका ओबामा के साथ, उस वक्त भी उसका यही बयानिया था कि इसराइल को उस वक्त तस्लीम किया, यानी दो रियासतों की जो बात करते हैं, चीन की और इस इशू पे असद भाई आप क्या कहते हैं इस इशू पे? क्योंकि शुगर माफिया, आटा माफिया, प्राइस माफिया, ये सब जो है दंदनाते फिर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ। कैसा चौधरी साहब ने अभी आपको कहा कि डीसीज को डायरेक्ट इनको कर देना चाहिए पोर्टल के साथ। पहली बात यह है कि डीसीज और जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो साबका अदवार की लगाई गई है। वो किसी सूरत भी नहीं चाहेंगे कि ये जो गवर्नमेंट है ये किसी तरीके से कामयाब हो, क्योंकि जो वो पॉलिसियां बना रहे हैं वो सरासर इनके अगेंस्ट जा रही हैं। इनकी जो चुदराहट है, जो बादशाहत है, आपने देखा नहीं, ये अपने इलाकों में इनके जो ऑफिस है सर, वो जितने वीआईपी, वो पीएम हाउस का उतना बड़ा ऑफिस है जितने इन डीसीज के ऑफिस, इनके हाउसेज हैं। इनको वो जो एक गोरे के टाइम पे जो ब्रिटिश एम्पायर के दौर पे इनको वही सेटअप मिला हुआ है, तो वो उसी तरह चल रहे हैं। ये पढ़े लिखे बड़े सोबर से डिसेंट से लड़के आते हैं, लेकिन इस माहौल में आगे कहते हैं वो जो नमक की कान है उसमें सारे नमक ही हो जाते हैं। कि जब उस सिस्टम में आते हैं ना, तो एक बंदा सही करना भी चाहे तो उसको सही नहीं करने देते, क्योंकि इनकी सारी वो बरादरी है और एक इनका आप कह लें कि यूनियन बनी हुई है। जब ये ऊपर से चीफ सेक्रेटरी से ऑर्डर लेते हैं तो नीचे फिर अपनी मर्जी ही चलाते हैं, क्योंकि एंड तक तो किसी ने नहीं जाना होता। तो ये नहीं चाह रहे, बल्कि रेट्स भी ये मैनेज नहीं करना चाह रहे और बाकी चीजों पे भी वो ड्यूटी नहीं देते, अपने ऑफिस से ही नहीं निकल। सही है, बिल्कुल सही है। इसमें अच्छा इफ्तिखार भाई, जी बोलिए। एक्चुअली मेरा सिविल सर्विस से थोड़ा सा रिलेशन है, तो मैं ये अब देखे ना, जो बड़ा फियास्को हुआ है, तो तारक नजीब नजमी है 22वें ग्रेड का पैस ग्रुप का पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, ये प्रेसिडेंट का प्रेस सेक्रेटरी भी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है। अब जब ये जफरुल्लाह जमाली, जिस तरह आपने बात की, उसकी डेथ अनाउंस कर दी और प्रेसिडेंट के ट्विटर से तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि एक सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, वो कह रहा है कि जी जफरुल्लाह खान जमाली इंतकाल कर गए। अब 5-10 मिनट के बाद फिर वो कह रहे हैं कि इसमें जो तारक नजीब नजमी है 22वें ग्रेड का, इसकी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि किस बुनियाद पर उसने प्रेसिडेंट को ये फीड किया। प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में इस वक्त 7 डायरेक्टर जनरल हैं और उसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी अलहदा पूरी फौज है, 34 सीनियर सिविल अफसर उसके साथ अटैच हैं प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में, और उसके बावजूद भी ये चीज कंफर्म नहीं कर सके कि वो जो जफरुल्लाह जमाली इंतकाल कर गए हैं या नहीं कर गए। अब इसमें ये भी एंगल देखना चाहिए, हमारी जनता को देखना चाहिए कि भाई ये दानिस्ता तौर पे किया गया या क्या हुआ, क्योंकि मीडिया जो है वो उसने प्रेसिडेंट की खबर को उठाना था। जब कंफर्म किया गया उमर जमाली जो उसका बेटा है जमाली था, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की तो बात ही कोई नहीं, सीरियस जरूर है और सबको पता है कि उसको हार्ट अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात होती है, ये आपको देखें, वो डॉक्टर इशरत था, उसको उन्होंने नॉमिनेट किया कि जो वो इसको रिफॉर्म करें, और डॉक्टर इशरत वो है, उस पर आपको पता है हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं कि वो बंदा वो है, वो जो शहबाज शरीफ को आइडियल पर्सनैलिटी एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर डिक्लेयर कर चुका है। अब दोबारा किसने उस बंदे को, हाँ जी, उसको कहा गया है कि जनाब इसको दोबारा लगाया गया रिफॉर्म करने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असद भाई, आप क्या कहते हैं? ये जो खबर चली, 2 मिनट के लिए ट्वीट आया और उसके बाद उन्होंने हटा दिया और खबर जो है वो गलत निकली, क्या समझते हैं? जैसे अभी इफ्तिखार भाई कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है, इनमें जो लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के, जो खबर पहुंचाई है सदर तक और फिर ट्वीट किया गया, उनको सजा मिलनी चाहिए। सर इस तरह हो जाता है, देखें जब कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एकदम आपको लगता है कि शायद वो एक्सपायर हो गया है, तो किसी ने वो अपने शक की बुनियाद पर वो एक खबर लीक कर दिया। आपको याद है लास्ट टाइम खातिम रजवी की जगह उस टाइम भी यही बात देखने में, किसी ने कहा जी सांसें बहाल हो गई हैं, ये हो गया। तो ये अफवाहें अभी भी, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, किसी एक ने भी ट्वीट कर दिया, किसी एक ने भी मैसेज कर दिया, तो वो उसी तरह फैल जाता फौरी, क्योंकि लोग बड़े एंगेज हुए होते हैं। तो इसी जगह इस तरह भी होगा। ये कोई छोटी खबर नहीं थी, मेरी जीएनएन के डायरेक्टर न्यूज से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मैं साथ था जिस वक्त उसको खादिम रिजवी को लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में जो इलामा इकबाल ब्लॉक है, टाउन है, उसके अंदर एक छोटा सा सदर हॉस्पिटल है, वहां पे जाकर किसी लेकर गए हम दोबारा,
तो वो उधर लोगों ने शोर मचा दिया कि ये इसकी सांसें चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, देखिए उसके पूरी फुल फ्लैग 34 बंदों की मैंने टीम गिनाई है आपको। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कल को जो वो सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेज है, मैंने इफ्तिखार चौधरी ने लिख दिया कि इंडिया ने हमला कर दिया मिसाइलों से, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मेरी खबर उठाकर ट्विटर पे नहीं लगाएगा कि हाँ पाकिस्तान क्रॉस चेक करना चाहिए। बिल्कुल हाँ जी, तो हमला कर बिल्कुल बिल्कुल बहुत केयरफुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक हाँ है। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल इस नहीं, कुताही हुई है, गलती हुई है, बिल्कुल एक बहुत बड़ी गलती हुई है। और इसको भी कहता है कि मेरी से गलती हो सकती है कि जी फलां इंतकाल कर गया है, मैं सोशल मीडिया बैठा हूँ, जर्नलिस्ट है, किसी ने मुझे खबर गलत दी, फिर मैंने माफी भी मांग ली। रियासत का सरबराह से गलती नहीं होनी चाहिए, उससे गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, उमर जमाली के साथ बात कर लेनी चाहिए। जी इफ्तिखार भाई, बात ये है कि अब थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बाकी इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए और सजा भी होनी चाहिए। ईरान के हवाले से, ईरान के एक साइंटिस्ट हैं जनाब, क्या नाम है जी उनका, देखें मैंने यहाँ लिखा भी हुआ था, बार उनका कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। इस हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ये खित्ता है अब मिडल ईस्ट का और हमारा भी इससे बड़ा ताल्लुक है, तो ये क्या असरात छोड़ेगा इस पे? क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि जी इजराइल जो है ये सब उसने किया है और हम इसका बदला भी लेंगे। जी मोहसिन साहब का जो मर्डर है, जी मोहसिन नाम है उनका, जी हाँ जी, मोहसिन साहब का जो मर्डर हुआ है वो ईरान से 90 किलोमीटर, तेहरान से 90 किलोमीटर दूर उसका हुआ है। अच्छा, उस पे ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, लेकिन एक जो चेंज आई, देखिए कासिम सुलेमानी की जो बात हुई वो इराक में उसको टारगेट किलिंग की गई है। तो जबकि इनके बारे में ये कहा गया है कि ये तेहरान के अंदर ये कुछ 62 जो एजेंट्स थे इसराइल के, जिनमें से जो 12 के करीब ने हमला किया और 50 जो फैसिलिटेटर थे। तो कहा ये, लेकिन सबसे बड़ी जो डेंजरस बात है वो ये है कि इसका मतलब ये है कि तेहरान के अंदर CIA के एजेंट्स के साथ कमांडोज मौजूद हैं, ठीक है ना। तो और वो अपने जो डॉक्टर कदीर खान जो उनका है उसको वो बचा नहीं सके और उसको जनाब पहले बॉम्ब का धमाका करके उसको बाहर निकाला गया क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसके बाद उसको फायर करके मारा गया। तो यानी इसराइल ने ये जो एक्टिविटी की है, तो हमें अभी भी फीलिंग यही है कि तेहरान की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो महफूज नहीं है। और जिस तरह हमारे जो साइंटिस्ट होते थे, मुझे याद है जनरल जियाउल हक के साथ उस वक्त तसव्वुर नहीं होता था कि डॉक्टर कदीर खान के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए हमें, ठीक है ना। तो जिस वक्त जनरल जियाउल हक उस होते थे और जब वो प्राइम टाइम जी, तो हमें अभी जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है जी, इफ्तिखार भाई, असद भाई को मैं जरा शामिल कर लूं। असद भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जो मोहसिन फाखरजादा हैं जिनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि ईरान की जो इंटेलिजेंस हैं वो इतनी गई गुजरी हैं कि उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली इसके बारे में? कैसा यहूदी की फितरत जाने ना, यहूदी एक सांप है और सांप जो होता है वो अपने पालने वालों को मार लेता है, जब ज्यादा हो जाता है तो एक दूसरे को भी खाना शुरू कर देते हैं। ईरान के अंदर बहुत ज्यादा यहूदी इस वक्त और रिहाइश पजीर है। एजेंसियां जो मर्जी जैसी मर्जी हों, लेकिन वो एक एंड तक ही अपनी हिफाजत कर सकती है अपने मुल्क की। अब सारी एजेंसियां ISI तो नहीं है, लेकिन ISI से भी बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। तो सर एक बात क्लियर है कि इसराइल ही इस वक्त जो उनकी एजेंसी है वो पूरी मुसाद जो है वो पूरी दुनिया को ऑपरेट कर रही है। वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे ईरान हो, चाइना हो, कहीं वो पाकिस्तान हो, कहीं पे भी है वो अपनी उनकी एक बुनियाद, एक जड़ें उनकी मजबूत हो चुकी हैं। तो इस वक्त भी सबको पता है कि ट्रंप जा रहा है और जब जो बाइडेन आएगा तो जो बाइडेन अपनी पॉलिसी को रिवाइज करेगा। जो ओबामा की पॉलिसी थी तो वो ट्रंप के जरिए वो अमेरिका को एक ऐसे झंझट में, एक जंग में उलझा कर जाना चाह रहे हैं कि बाद में ईरान से वो जो मुआहदा था वो ही ना, वो दोबारा री ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने बड़ी प्लानिंग करके उनके साइंटिस्ट को मारा, एक ऐसे बंदे को मारा जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज ईरान ना कर पाए। तो सर देखे, एक बात तो यह है कि उनकी नाअहली जरूर है, लेकिन एक बंदे को टारगेट करना इसराइल के लिए बहुत आसान था और उन्होंने उसको टारगेट किया और अपना जो उनका मकसद है वो उस पर कामयाब भी हुए। लेकिन अब ये देखना है कि वो जो चाह रहे थे
उसके ऊपर ईरान आमद दरामद करता है या नहीं करता, किस तरह वो इस जो सानिया है इसको हजम करता है या इसके ऊपर रिएक्शन करता है। जी इफ्तिखार भाई, जो 2 दिन पहले एक दौरा हुआ है आईएसआई के हेडक्वार्टर में, इमरान खान और हमारे जो आर्मी के चीफ हैं वो भी साथ थे। इस दौरे का क्या मकसद था और क्या कुछ बातें हुई, कुछ आपको इत्तला है इस बारे में? जी मैं बताता हूं, इसमें एयर चीफ भी थे और नेवल चीफ भी थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि एक किस्म की तमाम आर्म्ड फोर्सेस की एक मीटिंग थी जिसको इमरान खान ने हेड किया है। तो ऑब्वियसली इसमें जो डिस्कशन हुई है तो इसराइल के हवाले से, जो ईरान के अंदर जो उन्होंने साइंटिस्ट को मर्डर किया है, और एक तो ये उस एजेंडे पे था। उसके अलावा ये जो मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सर्कमशिश हो रही हैं और एस्केलेशन जो है वो बढ़ गई है, इसके हवाले से डिस्कशन चल रही थी। और जो क्योंकि तीनों आर्म फोर्सेस के, ठीक है ना, अब नेवी का और एयरफोर्स का ताल्लुक जो है वो मुल्की सियासत के साथ तो नहीं है ना, उसमें ठीक है हमारी जो मिलिट्री प्रिंसिपल प्रोटैगनिस्ट होती है, आर्मी चीफ तो हो सकता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो सकती है, लेकिन नेवल और एयरफोर्स का जो शामिल होना वो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है, ठीक है ना। और उसमें ये भी चीज डिस्कशन हो रही है कि जो बाइडन अगर आता है तो उसकी जो मुतवक्का जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तान के हवाले से वो क्या है। फिर उसमें फिर जो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो डिस्कशन हुई है, आज जो हमारे जो लोगों की बात हुई है शाह महमूद कुरैशी के साथ, उन्होंने ये कहा है कि वहां पे मैंने उनको ब्रीफ किया है ओआईसी में जो हमारी जो रेजोल्यूशन पास हुई है मुश्तरका तौर पर कश्मीर के हवाले से, तो वो एक उनको मैंने ब्रीफ किया है। और ये एक खुश आइंद बात है क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि सऊदी अरेबिया जो है वो शायद ओआईसी में पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करता, कश्मीर की जो नैरेटिव है पाकिस्तान का। लेकिन ये उन्होंने बड़ी अच्छी एक की कि 57 जो कंट्रीज हैं ओआईसी की, उन्होंने मुश्तरका तौर पर इस चीज को अडॉप्ट किया, रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। उसके अलावा दूसरी भी कुछ बातें हुई हैं जिसमें ये आपका जो इंडिया के जो अंदर जो चल रही है, सिलसिले चल रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है, उन्होंने ये भी सुनने में आ रहा है, असद भाई आपकी तरफ आता हूँ, आप जी कैसा साहब ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ओआईसी फाल हुई है ना, उसके पीछे सऊदी अरब ने ही उनको गोयर दिया, क्योंकि सऊदी अरब की इजाजत के बगैर वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे। ये क्लियर हुआ है कि सऊदी अरब को समझ आई है, सऊदीया को उसकी रीजन ये है कि सऊदी अरेबिया जब से ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शिकस्त उसने खाई है, तो इसराइल के मीडिया ने ये बात कही है कि वो जो उसने एग्रीमेंट किया था, याद है न्योम शहर के अंदर, जो मुसैद का चीफ था और नेतन्याहू उनको मुलाकात की है, उसके बाद उन्होंने ट्विस्ट कर गया और ये जो इसराइल को नॉर्मलाइजेशन के हवाले से बात करने की सिलसिला चल रहा था वो स्टॉप कर गया। उसने अब ये इसराइल का जो मीडिया आज ये बात कर रहा है, यूरोशलम पोस्ट में खबरें लगी हुई हैं कि जी ये जो एमबीएस पीछे हटा है, वो जो बाइडन को हल्फ के बाद ये कुछ बात कर सकेगा। 20 जनवरी को हल्फ हो रहा है 2021 में, तो वो जाहिर है कि अब उसने ये भी तो देखना है ना एमबीएस ने कि एक तो रिएक्शन जो है मुसलमानों की तरफ से जो आना है तो आना है, लेकिन जो अगर ईरान की साथ अगर जो बाइडन के रिलेशन, जिस तरह पहले भी डिस्कशन हो रही थी कि ईरान के साथ जिस तरह उनके नॉर्मलाइजेशन के हवाले से बात चल रही है डेमोक्रेट्स की पिछले दौर में, और जिन्होंने मुआहिदा भी किया था हसन रूहानी के साथ, तो ऐन मुमकिन है कि जो बाइडन जो है वो उसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे, उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करे। तो लिहाजा चाहे वो सऊदी अरेबिया ने किया है चाहे वो इन्होंने किया है, तो उसमें ये भी कामयाबी जो है वो हमारी ही है। जी जी इफ्तिखार भाई, असद भाई आपसे पूछता हूँ कि क्या ये जो मुलाकात थी, क्या ये जो जलसा जुलूस मुल्क में हो रहे हैं इस हवाले से भी तो कोई बात हुई होगी ना? नहीं सर, आज आपने देखा सारा दिन पकड़ दकड़ रही और इनको जलसा करने से रोका गया। ये पंजाब गवर्नमेंट के अपने तौर पर इकदाम आते और इन्होंने कोशिश की थी कि कोरोना चूंकि फैल रहा है तो उसके लिए इनको जलसा ना करने दिया जाए। लेकिन एक बात तो तय थी कि जनूबी पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और जो वहां पर गिलानी साहब हैं उनके मुरीदीन ही इतने हैं कि वो अगर कुछ ना करते तो फिर तो ये इतनी पार्टियां थी तो इनका वर्कर तो आएगा, और फिर सेंस से भी लोग आए थे तो कोशिश करते रहे। पंजाब कोर्ट में अपने तौर पे कोशिश की
लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर आया पीएम साहब का कि भाई इनको जलसा करने दो, आप काम का इनका जलसा कामयाब करने जा रहे हैं, तो मीडिया की बहुत ज्यादा कवरेज होती है। आपको पता है पूरी की पूरी तकरीरें इनकी नशर होती है, और हर सियासतदान की, वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन चूंकि मीडिया के ऊपर ऑन टाइम परचेज किया जा रहा है तो बहुत ज्यादा कवरेज मिल रही है। लेकिन उसका मैं एक नुकसान भी देख रहा हूँ। यकीन जाने लाहौर में तकरीर हो या फैसलाबाद में हो या मुल्तान में हो, तो वहीं के लोग सुनेंगे, लेकिन जब वो मीडिया पर नशर होती है, तमाम चैनल पर जाती है, तो वो वही घसी पिटी वही तकरीरें बार बार रिपीट करते जा रहे हैं और खुद को एक्सपोज करते जा रहे हैं। और ये अच्छा हो रहा है। आज मरियम ने जो पुल बांधे हैं इमरान खान की तारीफों के, वो आपके सामने है। पूरी की पूरी तकरीर इमरान खान की तारीफ में कर दी उसने। तो उससे क्या हुआ, उससे लोगों को समझ आ गई है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। मेरे अवाम, मैं आम आदमी हूँ, या आप या चोई साहब हैं, आम आदमी के लिए तो कोई बात नहीं कर रहा। वो चाहे आसफा पहली दफा आई है, उसने भी कोई बात नहीं की। इसी तरह का फजलुर रहमान साहब हैं, तो वही जो पहले बातें कर रहे हैं वही वाले, और वही इल्जाम दोबारा दोहरा रहे हैं। भाई जन, अगर आपको लगता है कि करप्शन हो रही है, और फिर एक बड़ी उन्होंने बात की ना कि ये बंदा ईमानदार है। कोई बंदा ईमानदार है ना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सादिक अमीन करार दिया गया था। आपको तो चोर करार देकर आपको जेलों में फेंक दिया गया था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। असद भाई, उन्होंने एक बात और भी कही है। उन्होंने कहा है कि वो जज जिसने इसको ईमानदार करार दिया है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। अजीब बातें कर रहे हैं वैसे। नहीं, कोई, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जितना कहते हैं ना बंदा बोले एक्सपोज होता है, ये जितना बोल रहे हैं अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। देखिए, अवाम अब इतनी बेवकूफ नहीं रही। जो लोग पढ़े लिखे, एक नई जनरेशन आगे आई है, वो लोग इस सारी तकरीरों को, इनके सारे जलसे जुलूसों को वो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। तो जो इनके अल्फाज हैं वो सिर्फ और सिर्फ तनकीद है। भाई आपने क्या किया था, क्या करने जा रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है, लोगों के सामने कोई नई चीज तो आप रखें। आप वो घिसी पिटी बातें आप दोबारा दोहराते जाते हैं, दोहराते रहते हैं, और फिर लोग आपसे मुतरफर होते जाते हैं। ये जितने लोग आए, ये अवाम नहीं है सर, ये वर्कर होते हैं। जो इनसे अटैच होते हैं वो कभी भी इनको इस तरह नहीं छोड़ते, वो इनके लिए जाते हैं जहां से मर्जी उनको जाना पड़े। सही है। अच्छा इफ्तिखार भाई, आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि ये एक सवाल, यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है। वो एक्सेल कोई टीवी है, वो कहते हैं जी, इट इज कम टू नो दैट इजराइल ऑफर इमरान खान टू कंडक्ट अ सीक्रेट मीटिंग विद इजराइल। और साथ ही उन्होंने एक और मैसेज भी किया, आई थिंक दिस मीटिंग शेड्यूल ओनली फॉर इजराइल पॉलिसी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आखिरी सवाल है आपके लिए। देखें जी, जो इसराइल या इस तरह की जो बात चल रही है, इमरान खान कैटेगोरिकली इनकार कर चुका है कि जब तक ये पैलेस्टाइन का जो रियासत है उसकी हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाता, तो इसराइल के साथ मामला तय नहीं किया जा सकते। आपको याद होगा कि हमारी जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, उन्होंने भी कोशिश की थी, वो कहा था कि जी वो डिक्टेटर जो है वो इसराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको लॉबी में मुलाकात होगी, हेलो हाय हो गया। लेकिन ये जो पॉलिसी लेनी है रियासती सतह के ऊपर, ये इम्पॉसिबल है। आज भी जब हमारी बात हो रही थी मखदूम साहब से, तो उन्होंने कहा कि ये अगर इसराइल की तरफ से भी कोई ऑफर आती है या इनडायरेक्ट किसी थर्ड कंट्री से, इस्लामिक कंट्री के हवाले से भी नाम ले रहे थे, कि हमें ऑफर भी की गई, तो हम जब तक ये पैलेस्टाइन का इशू क्लियर नहीं होता, ये दूसरी रियासत को, दो रियासतों का जो कॉन्सेप्ट है वो तस्लीम नहीं किया जाता। ठीक है, एक इसराइल का होगा और एक पैलेस्टाइन का। उस वक्त तक पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान, ये दोनों जो है इसराइल को तस्लीम करने नहीं जा रहे। और ये उसने कैटेगोरिकली इस बात पर इनको ये बता दें। अच्छा काजी साहब, मैं एक बात करना चाहूंगा। आप देखें, इफ्तिखार भाई से इजाजत लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करता हूं मैं। जी इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आप मसरूफ है और दूसरी जगह भी आपने जाना है। वेरी काइंड ऑफ यू। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।